गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्री बॉटनी का लेक्चर है। कल हमने जो वायरस वाला पढ़ा था टॉपिक, वो टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड यूनिट। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है हमारा जनरल अकाउंट ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि ये जो सेकेंड यूनिट है आपकी, इसमें इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशनशिप है ना, तो इनकी सेंसिटिविटी, फिर माइक्रोब्स का मतलब कि ना अलग अलग ना प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसका फिजिकल डिफेंस है, आपका एनाटॉमिकल डिफेंस है, मैकेनिज्म है, ये सब हम इसमें इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें जनरल अकाउंट ऑफ इम्यूनिटी। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज इम्यूनिटी, किसे कहते हो आप इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब होता है एक रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, वो रेजिस्टेंस पावर, कौन सा रेजिस्टेंस पावर है? वो रेजिस्टेंस पावर है हमारा, यानी कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले इस टाइप के जो ना एंटीबॉडीज़ है जो कि पैथोजन से लड़ती है। ठीक है ना, तो वो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी रोग कारक अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय हमारे शरीर की कोशिकाएं उस रोग कारक से किस प्रकार से लड़ती है, वो हमारी क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी कहलाएगी। ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड इम्यूनिटी। नाउ फर्स्ट वी विल लिसन अबाउट द व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस पावर। क्या है इम्यूनिटी? एक रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की। ठीक है, अब ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये प्रतिरोधक क्षमता किस तरीके की होती है? ये इनबॉर्न भी हो सकती है, ठीक है, और ये हमारे शरीर में मतलब कि एडेप्टिव भी हो सकती है। व्हाट इज इनबॉर्न एंड एडेप्टिव? हम किसे कहते हैं इनबॉर्न और किसे कहेंगे हम एडेप्टिव? तो देखो, इनबॉर्न किसे कहते हैं? जब भी कोई भी जीव जो होता है उसके अंदर जो है पहले से, जब उसका जन्म होता है, उसके जन्म से पहले से उसके शरीर में पाए जाने वाले जो भी एंटीबॉडीज़ है वो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता की तरह कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी पावर। ठीक है ना, यानी कि जन्म से पहले ही या जन्म के साथ ही पाए जाने वाली जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहलाएगी हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी जो हम अडेप्ट करते हैं, जो हम क्या करते हैं आसपास के वातावरण के द्वारा, या फिर हम जो मतलब कि जिस तरीके से पलते बढ़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, वो अनुकूलन जो होते हैं हमारे शरीर में इस प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे कि हम रोग कारक से लड़ सके, उसे हम कहते हैं एडेप्टिव। और एडेप्टिव इम्यूनिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक विशेष रोग के प्रति, यानी कि इस प्रकार से नहीं है कि हमारे अंदर इस प्रकार की इम्यूनिटी पावर है जो किसी भी रोग से लड़ सके, वो नहीं होती है। ये कोई पर्टिकुलर रोग कारक के प्रति ही ये शो करती है इम्यूनिटी। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक। अब आता है आपका इम्यूनिटी दो प्रकार की हो गई। फर्स्ट है इननेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक, एक होती है आपकी एडेप्टिव। तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारा फर्स्ट इम्यून पावर होता है, इसे आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए जो सर्वप्रथम ना जो डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है, जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है, उसे हम कहते हैं इननेट या फिर नॉन स्पेसिफिक क्या है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज एडेप्टिव। ये हमेशा मैंने भी आपको बताई, ये एक स्पेसिफिक होती है, यानी किसी विशेष रोग के प्रति, किसी विशेष रोग कारक के प्रति जो होती है वो ये ना एडेप्टेशन पाया जाता है। इस प्रकार का अनुकूल जो हम वातावरण से या फिर किसी भी तरीके के हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों के द्वारा जो आई जो इम्यूनिटी पावर है उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि हमारा खान पान उस प्रकार का होता है और वो जो होता है वही हमें क्या देता है? सेल्स को क्या करता है? इम्यून बूस्ट करता है। इस तरीके से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये हो गया व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जनरल हम बात करें तो इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस पावर है और ये इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इननेट या फिर एडेप्टिव। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इननेट इम्यूनिटी। अब देखिए इननेट इम्यूनिटी क्या है।
सबसे पहले इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस पावर immunity is a resistance power which is shown by the host cell towards the injury। किसी भी घाव के प्रति, किसी भी रोग के प्रति हमारे शरीर में पाए जाने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी कहलाएगी। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, सुरक्षा कवच है टुवर्ड्स इन्फेक्शन या फ्रॉम इन्फेक्शन आप कह सकते हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के संक्रमण से, किसी भी प्रकार के रोग कारक से हमें क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब आता है इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी अभी मैंने बताई ना आपको? एक है आपकी इन्नेट, एक है आपकी स्पेसिफिक या अडेप्टिव। ठीक है, ये है इन्नेट जिसे आप इनबॉर्न भी कहते हो, और एक है आपकी अडेप्टिव जो कि विशेष प्रकार की होती है। जन्म के पश्चात जिस तरीके से कोई भी जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ग्रो करता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से, उसके खान पान से, उसकी ग्रोथ से, उसकी सेल्स में आई हुई जो इम्यूनिटी पावर है उसे हम क्या कहेंगे? एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी? ये अच्छे से समझ में आ गया ना? What is immunity? Resistance power showed by the host cell towards the injury। यानी कि किसी भी घाव के प्रति जो होस्ट सेल होती है, नापोषी कोशिकाएं जो होती है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया पहला रेजिस्टेंस पावर, पहला प्रतिरोधक न जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट आता है ये जो इम्यूनिटी होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम, एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच है किसी भी प्रकार के संक्रमण के लिए, किसी भी प्रकार के इंजरी के लिए। नेक्स्ट आता है इम्यूनिटीज ऑफ टू टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या फिर आपका है एडेप्टिव इम्यूनिटी, या फिर इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होती है और एडेप्टिव आपकी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, पहले पढ़ रहे हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी। क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी आप किसे कहोगे? इन्नेट क्या होती है? आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। ठीक है ना, ये एक प्रकार की क्या है? जन्म से ही पाए जाने वाली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे आप क्या कहोगे? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट mechanism which is not specific for a particular antigen। ठीक है, इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट विल बी इट इज इनबॉर्न, नेक्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी consist of defense barrier। ठीक है, ये है आपका इन्नेट इम्यूनिटी जो है एक, इट इज़ अ सेट डिजीज
इट इज अ सेट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट मैकेनिज्म विच इज नॉट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। किसी भी एंटीजन के प्रति, किसी भी रोग कारक के प्रति जो सबसे फर्स्ट जो होती है एक इस प्रकार की इम्यूनिटी क्षमता, ताकि वो उस रोग कारक को भले उससे लड़ने के लिए जो फर्स्ट तैयार होती है, फर्स्ट प्रिपेयर होती है, उसे हम क्या कहेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि रोग प्रतिरोधक, यानी कि रोग के प्रति अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार की मैकेनिज्म, इस प्रकार की प्रक्रिया जो कि किसी प्रकार की स्पेसिफिक नहीं होती है। कोई स्पेसिफिक एंटीजन एंटर करेगा बॉडी के अंदर, कोई स्पेसिफिक रोग कारक या विशेष रोग कारक बॉडी के अंदर प्रवेश करे, उसी समय ये जागरूक हो ये इम्यूनिटी, वो जरूरी नहीं है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन जो है बॉडी के अंदर जब भी एंटर करता है तो सबसे पहले लड़ने के लिए जो भी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो इम्यूनिटी पावर है या जो एंटीबॉडीज है जो उससे फर्स्ट लड़ती है, वही कौन सी होती है? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है ना, ये एक नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक किसी विशेष रोग कारक प्रवेश करे तभी ये नहीं मतलब कि ना काम करती है, ये कोई भी रोग कारक प्रवेश करे तभी ये काम करना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बहुत बार न्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप किसे कहते हो? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि सबसे फर्स्ट जो सुरक्षा जो हमें ना हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो मतलब कि ना सुरक्षा प्रदान करने वाला जो डिफेंस है या सुरक्षा प्रदान करने वाला रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कौन सी है? आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि जन्म से ही पाई जाती है, तो जो जन्म से पाई जाएगी वो तो बॉडी में ऑलरेडी है। हाँ, कोई विशेष कारक ना रोग कारक है जिससे ये नहीं लड़ पा रही, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ इनबॉर्न। ये आपकी जन्म के साथ ही होती है। ठीक है ना, तो ये क्या होती है? जन्मजात होती है, इट इज इनबॉर्न। नेक्स्ट है आपका इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफेंस बैरियर। विभिन्न प्रकार के डिफेंस बैरियर के अंदर ये इम्यूनिटी आपकी पाई जाती है। जिस तरीके से मैं बात करूं, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, ठीक है ना, तो या फिर बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, तो उस समय जो हमारी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। जो फर्स्ट काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। और इस इन्नेट इम्यूनिटी को मतलब कि बहुत प्रकार के डिफेंस बैरियर को इसको मतलब कि ना के प्रति अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। बैरियर्स क्या होते हैं? जो हमारे मतलब कि बाधा पहुंचाने वाले होते हैं ना, वो तो यानी कि डिफेंस को सुरक्षा के समय जो बाधा पहुंचाने वाले जितने भी कारक हैं जो कि इस इन्नेट इम्यूनिटी को वर्क करने से रोकते हैं, तो उसके प्रति ये सबसे पहले एक्टिव होके उन बाधाओं को दूर करने का कार्य करती है। तो किस प्रकार की बाधाएं आती है, सबसे पहले हम देखते हैं बाधाएं कौन कौन सी होती है। ये समझ में आ गया ना, इन्नेट इम्यूनिटी It is a set of disease resistance mechanism which is not specific for a particular antigen। यानी कि एक ये ऐसा सेट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट पावर है, यानी कि इस प्रकार का एक डिजीज रेजिस्टेंट मैकेनिज्म है, ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रकार की रोग को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली वह प्रक्रिया जो कि कोई स्पेसिफिक नहीं होती, किसी भी विशेष प्रकार की नहीं होती है, ये कोई विशेष रोग कारक के प्रति नहीं होती, ये सभी रोग कारक के प्रति जो फर्स्ट काम करती है उसे हम क्या कहेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसे हम दूसरे क्या नाम से जानते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज इट इज इनबॉर्न। ये क्या होती है? आपकी इनबॉर्न होती है, जन्मजात पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसका इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफेंस बैरियर। ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इसमें डिफेंस बैरियर जो होते हैं वो काम करते हैं। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो सुरक्षा है उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है, उन बाधाओं के लिए ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है पहले जागरूक होकर क्या करती है? अपना कार्य करती है, अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब हम इसके बैरियर्स पढ़ते हैं। कौन कौन से बैरियर्स इन्नेट इम्यूनिटी को प्रभावित करेंगे? किस प्रकार की बाधाएं होंगी जो कि जन्मजात जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ना प्रभावित करती है? तो फर्स्ट है हमारा एनाटॉमिक बैरियर, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल
barrier, third one is phagocytic barrier, and the fourth one is inflammatory. कौन सा है? फोर्थ, इन्फ्लेमेटरी। ठीक है ना। ये चार इस प्रकार की बाधाएं हैं जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर बाधा के रूप में खड़ी होती है। सबसे पहले है एनाटॉमिक बैरियर। तो सबसे फर्स्ट हम कौन सी बाधा पढ़ेंगे? एनाटॉमिक बैरियर। जो एनाटॉमिक बैरियर जो होते हैं ये क्या होते हैं? इस प्रकार के बैरियर हैं जो कि स्किन के द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये क्या है? आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या चीज़ किसे कह रहे हो आप? ये ना, जैसे एनाटॉमिक बैरियर आप किसे कह रहे हो? जैसे आपकी जो शारीरिक बाधाएं जो होती है ना, वो आपके डिफेंस की तरह कार्य करती है। कौन सी डिफेंस की तरह कार्य करती है? जैसे आपकी स्किन है, ठीक है ना। तो जो स्किन जो होती है वो क्या करती है? वर्षा से, धूप से, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आसपास में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकती है। तो ये आपकी स्किन क्या हो गई? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई। ठीक है ना। स्किन जो होती है वो क्या होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जिसके कारण बाहर आपके मान लो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाती। ठीक है ना। बहुत तेज़ धूप है, वो आपके बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाती है, वो स्किन तक आके रेडिएट हो जाती है, वापस से परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लो आसपास बहुत ज़्यादा रोगकारक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जल्दी से बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाते, क्योंकि स्किन एक डिफेंस पावर की तरह काम करती है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। नेक्स्ट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। जो श्लेष्मीय पदार्थ होते हैं, श्लेष्मा झिल्ली होती है, ये श्लेष्मीय झिल्ली जो होती है ये भी एक एनाटॉमिक बैरियर की तरह कार्य करती है। विच टाइप ऑफ एनाटॉमिक बैरियर? ये किस प्रकार के एनाटॉमिक बैरियर की तरह काम करती है? देखो अब इसका एनाटॉमिक बैरियर किस प्रकार का हुआ। इसका जो एनाटॉमिक बैरियर होता है ये जैसे कि हमारे जो आँख के ऊपर पाए जाने वाले जो पलकें होती हैं वो फर्स्ट डिफेंस करती है, आंधी तूफान होने पे वो तुरंत बंद हो जाते हैं। ठीक है। या फिर मान लो कोई तिनका चला भी गया तो उसके चारों तरफ एक द्रव्य पाया जाता है जो कि उस तिनके को आँख को तिनके से बचा लेता है। इसी प्रकार हमारे नोज़ के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो न श्लेष्मीय पदार्थ होते हैं वो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर एंटर करने से रोक लेते हैं। ठीक है ना। तो ये जो होती हैं ये सारी की सारी क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी तरह कार्य करती है? एनाटॉमिक बैरियर की तरह कार्य करती है। ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट हमने लिखा एनाटॉमिक बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच बिहेव लाइक अ एनाटॉमिक बैरियर। ठीक है ना। स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि आपके एनाटॉमिक बैरियर की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जैसे हम फर्स्ट पढ़े स्किन किस तरीके से काम करती है स्किन हमारी बॉडी में। तो स्किन क्या होती है? स्किन एक एपिडर्मिस, स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है ना। एपिडर्मिस कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है। तो एपिडर्मिस लेयर या फिर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या करती है? ये विभिन्न प्रकार के रोग कारक को बॉडी में या शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। इसमें क्या पाए जाएंगे? इट कंसिस्ट टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल। ठीक है। ये क्या होती है? ये एपिडर्मिस लेयर है, इसे आप आउटर मोस्ट लेयर के नाम से भी जानते हो। और ये जो स्किन जो होती है, आपको स्किन की, अगर आपने स्किन का, आपको याद होगा 12th और 11th क्लास में आपकी स्किन की स्ट्रक्चर थी, इंटेगुमेंटरी सिस्टम के अंदर आपका जो स्किन आता है वो स्किन के अंदर आपने देखा था जो ऊपर की ओर तो ना वो हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है। उसके नीचे एपिडर्मिस की लेयर होती है,
फिर उसके अंदर आपका स्ट्रैटम लेयर्स जो उतनी भी होती हैं वो सारी लेयर्स पाई जाती है। तो ये अपर मोस्ट लेयर जिसे आप कहते हो, तो ये अपर मोस्ट लेयर जो होती है ये किसकी तरह कार्य करती है? अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की तरह कार्य करती है। और ये जो एपिडर्मिस होती है इसे आप आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हो। और ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये क्या करती है? ये काफ़ी टाइटली पैक्ड होती है। टाइटली पैक्ड यानी कि इनके अंदर जो सेल्स होती है ये बहुत ज़्यादा पास पाई जाती है। इनके बीच में इंट्रासेलुलर गैप नहीं पाया जाता, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। तो इनकी टाइटली पैकिंग के कारण किसी भी रोग कारक का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रवेश अंदर नहीं हो पाता। कोई भी बॉडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। इसलिए ये स्किन जो होती है ये किसकी तरह कार्य करती है? एनाटॉमिकल बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इस एपिडर्मल सेल में क्या पाया जाएगा? केराटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो केराटिन की लेयर पाई जाती है इसको कोई भी पैथोजन इजीली पास थ्रू नहीं कर सकता, इजीली पास आउट नहीं कर सकता। इसलिए ये जो एपिडर्मल सेल जो होती है इसमें पाए जाने वाले केराटिन जो होते हैं ये पैथोजन को एंटर होने से रोक लेते हैं। तो वो वहीं का वहीं रुक जाता है, वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता। ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा है, हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी में बैरियर्स, जिसमें फर्स्ट है अपना एनाटॉमिक बैरियर। तो एनाटॉमिक बैरियर यानी कि जो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला फर्स्ट बैरियर है या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कौन सा होता है? स्किन होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, हेयर्स भी होते हैं। फिर आता है आपका स्किन। जो स्किन होती है ये एपिडर्मिस लेयर यानी कि स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जिसे आप एपिडर्मिस कहते हो, ये एपिडर्मिस में पाए जाने वाली सेल्स जो होती है टाइटली कॉम्पैक्ट होती है, एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा सटी हुई पाई जाती है, जिसके कारण उनके बीच में इंट्रासेलुलर गैप नहीं पाया जाता। जैसे कि दो सेल है, इनके बीच में इंट्रासेलुलर गैप जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये टाइटली पैक्ड हो जाती है। और टाइटली पैक्ड होने के कारण इसमें कोई भी एंटीजन जो होता है वो एंटर नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एपिडर्मल सेल के अंदर केराटिन पाया जाता है और ये केराटिन जो होता है किसी भी आपके एंटीजन को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकता है। समझ में आ गया ये स्किन वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है ना, कौन सा है आपका सेकेंड वाला? श्लेष्मीय झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली आप जिसे कहते हो, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल। इट इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल यूरोजेनाइटल ट्रैक, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स एंटर टू द बॉडी एंड penetrate mucous membrane it got stick to that
got stick to that म्यूकस। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, देखो जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? इट इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो म्यूकस की जो झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, वो कहाँ पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में पाई जाती है। तो यूरिनोजेनाइटल, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कौन सा हो गया अपना? जो मलमूत्र वाला जो जनन जो ट्रैक्ट होता है, अपनी नली जो होती है, उसे आप क्या कहते हो? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये जो होते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब मान लो इन केस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी माइक्रोब्स जब इसके अंदर एंटर करता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, इसके अंदर एपिथेलियल सेल या कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये जो एपिथेलियल सेल या कनेक्टिव टिश्यू से जो युक्त म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, श्लेष्मा की जो झिल्ली होती है, ये किसी भी माइक्रोब के एंटर होते ही उस माइक्रोब का उसमें एंटर हुआ और उसको पेनिट्रेट करके जब उसके अंदर वो एंटर होने की कोशिश करती है, तो उसी समय ये म्यूकस का पदार्थ जो होता है, इसको स्टिक कर लेता है। क्योंकि ये चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है, इसको क्या कर लेता है? चिपका लेता है, जिसके कारण जो माइक्रोब एंटर करते हैं वो आगे मतलब कि बॉडी के जो ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाते। इस प्रकार म्यूकस मेम्ब्रेन भी किसकी तरह कार्य करती है? एक एनाटॉमिक बैरियर की तरह कार्य करती है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना एनाटॉमिक बैरियर? एनाटॉमिक बैरियर में फर्स्ट हमने पढ़ा स्किन। तो स्किन के अंदर एपिडर्मल सेल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो आउटर मोस्ट लेयर के अंदर एपिडर्मल सेल्स जो होती है बहुत ज़्यादा पास पाई जाती है, सटी हुई पाई जाती है, उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और नेक्स्ट थिंग, उनके अंदर पाए जाने वाले जो उसकी जो केराटिन की लेयर है, वो क्या करती है? माइक्रोब्स को अंदर एंटर होने से रोकती है। ये हमने पढ़ा था स्किन में। सेकेंड वन हम पढ़ रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये क्या करती है? ये एलिमेंट्री कैनाल या यूरोजेनाइटल ट्रैक में पाई जाती है। जो किसी भी प्रकार से कोई भी जीवाणु, कोई भी सूक्ष्म जीव जो होता है बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो वो यहाँ जाकर संक्रमण न फैलाए, इसके लिए क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर संक्रमण न फैलाने के लिए यहाँ पर म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है, श्लेष्मा की झिल्ली पाई जाती है। और ये जो श्लेष्मीय झिल्ली होती है, इसके अंदर एपिथेलियल सेल या फिर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और ये ना कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल सेल जो होते हैं, ये माइक्रोब्स एंटर टू द बॉडी एंड पेनिट्रेट म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं? जब माइक्रोब्स जो होते हैं पेनिट्रेट करके म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको स्टिक कर लेती है, उसको चिपका लेती है और उस सूक्ष्म जीव को आगे जाने से रोकती है, जिसके कारण यहाँ पर एक सुरक्षा तंत्र कार्य करता है और ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं ये ऑर्गन्स तक या सेल्स तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये तो है आपका एनाटॉमिक बैरियर। अब सेकेंड वन हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट समझ में आ गया ना एनाटॉमिकल बैरियर। अब देखिए सेकेंड वन। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब आपका है सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होता है, जैसे टेम्परेचर, पीएच या फिर सॉल्युबल फैक्टर्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है, ये क्या होता है? एक रेजिस्टेंट पावर की तरह काम करता है, क्योंकि हर बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हर बॉडी का एक टेम्परेचर जो होता है वो पाया जाता है। तो हर जीव के अंदर किसी न किसी प्रकार का तापमान होता है, वह तापमान जो होता है उससे लेस एक्टिव टेम्परेचर पर पाए जाने वाले माइक्रोब्स को एंटर होने से रोक देता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे ना इसकी बॉडी का टेम्परेचर मान लो
हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, और वो जो बाहर जो होता है 96 to 97 फ़ारेनहाइट जो होता है, और बाहर का जो कोई भी ना माइक्रोब जो होता है वो इससे कम टेम्परेचर पे एंटर कर रहा है, वो इसके कम टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला होता है। तो हमारी बॉडी टेम्परेचर तो हाई है, तो वो उसके अंदर एंटर करेगा तो वो तुरंत ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर एक बैरियर की तरह कार्य करता है। तो बॉडी टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसके कारण क्या होता है, ये किसी भी तरीके की बाधा यानी कि जो है हमारे इननेट इम्यूनिटी की तरह बॉडी के अंदर काम करता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर inhibit the growth of any antigen। ठीक है ना। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला टेम्परेचर जो होता है किसी भी प्रकार के एंटीजन को, किसी भी प्रकार के रोग कारक को बढ़ने से रोकता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सके, तो वो मैक्सिमम जो माइक्रोब्स होते हैं तो वो तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ ऑफ पीएच। पीएच भी सेम इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि पीएच भी क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी के अंदर act as a physiological barrier। आपको पता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, यानी कि जो आमाशय में पाया जाने वाला जो जठर रस है, वो जठर रस बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और इसकी एसिडिटी नेचर के कारण मैक्सिमम माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में खाने के थ्रू, श्वास के थ्रू, किसी भी थ्रू के ना अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो एंटर करने के पश्चात जो होते हैं यहाँ पर जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर पीएच की तरह ना यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि एसिडिक नेचर है यानी कि पीएच बहुत ज़्यादा लो हो गया, और जब पीएच लो होता है तो वहाँ पर वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला जठर रस जो है, जो कि इसका पीएच कम होता है, वो भी किसकी तरह कार्य करता है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है अपना सॉल्युबल फैक्टर्स। इसका जो थर्ड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, वो कौन सा है आपका, सॉल्युबल फैक्टर्स। ठीक है ना, घुलनशील कारक। तो ये जो सॉल्युबल फैक्टर्स जो होते हैं ये तीन होते हैं। फर्स्ट इज लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन और कॉम्प्लीमेंट्री सीरम, या आप जिसे प्रोटीन सीरम भी कह सकते हो। ठीक है ना। फर्स्ट इज लाइसोजाइम, सेकेंड वन इज इंटरफेरॉन एंड थर्ड वन इज प्रोटीन सीरम। ठीक है। तो अब ये आपके प्रोटीन सीरम, लाइसोजाइम या फिर आपका इंटरफेरॉन जो होता है, ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह कार्य करता है। ये घुलनशील कारक जो होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। अब देखो, जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किस तरीके से ना, मतलब कि ना आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि लाइसोजाइम आपको खुद को पता है, लाइसोजाइम को आप आत्मघाती थैली कहते हो। ठीक है ना। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो पाया जाता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये पाचन में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये किसी भी चीज़ को जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है, पाचन कर देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है एक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम होने के कारण ये पाचन एंजाइम की तरह कार्य करता है। ठीक है ना। तो लाइसोजाइम इज अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये कैसा एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है ये म्यूकस सिक्रीशन के साथ ही सिक्रीट होता रहता है, और इसके अंदर पाया जाने वाला, ये जनरली कहाँ पाया जाएगा, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ अ सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। यानी कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इट ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ पॉलीपेप्टाइड
या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखो ध्यान दो, क्या क्या वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ वो देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है ना। ये पाचनशील मतलब कि ना बहुत तीव्र मतलब कि पाचन क्रिया वाला एंजाइम होता है। तो ये जो एंजाइम होता है ये ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल होती है किसी भी माइक्रोब्स की, तो उसको ये ब्रेक डाउन कर कर किसी, क्योंकि आपको पता है जनरली पेप्टाइडोग्लाइकेन की ना किसकी बनी हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पॉलीपेप्टाइड, ये सेल वॉल किसकी होती है, बैक्टीरियाज की होती है। तो उन बैक्टीरियाज के सेल वॉल को ये ब्रेक डाउन कर कर तोड़कर बहुत ही इजीली क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला आता है अपना इंटरफेरॉन। तो देखो अब इंटरफेरॉन, देखो इंटरफेरॉन को ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। सेकेंड वन जो हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के जो थर्ड फैक्टर था आपका सॉल्युबल फैक्टर, उसमें अपना सेकेंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है सॉल्युबल फैक्टर, ठीक है। ये सॉल्युबल फैक्टर में सेकेंड फैक्टर जो है वो हमारा कौन सा है, इंटरफेरॉन। फर्स्ट आपने कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट कौन सा था, ये थर्ड था सॉल्युबल। फर्स्ट टेम्परेचर था, सेकंड पीएच था और थर्ड हमारा सॉल्युबल फैक्टर है। और इसमें सॉल्युबल फैक्टर्स में फर्स्ट आपने अभी भी पढ़ा लाइसोजाइम, नाउ सेकंड वन इज इंटरफेरॉन, ठीक है ना। फर्स्ट था आपका लाइसोजाइम, नेक्स्ट वन इज इंटरफेरॉन। तो देखो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, बॉडी सेल्स जो होती है, बॉडी सेल्स सिक्रीट, body cells secretes interferon against viral infectious interferon are glycoprotein having low molecular weight and highly host specific। ठीक है, जैसे अगर आप इसकी बात करो तो वायरल आरएनए एंटर टू द सेल, जब एंटर करता है बॉडी में उस समय ये रेप्लिकेट होता है और इसके रेप्लिकेशन से इंड्यूस्ड टू सेल ऑफ होस्ट टू प्रोड्यूस इंटरफेरॉन। ठीक है, अब देखो क्या होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कभी भी बॉडी सेल्स के अंदर कोई बाहर से जब कोई वायरस एंटर करता है और मान लो उस वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है तो उस समय क्या होगा, ये इंटरफेरॉन जो होता है इसका प्रोडक्शन होता है, इस पदार्थ का प्रोडक्शन होता है। और ये इंटरफेरॉन क्या है, ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है इंटरफेरॉन, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और हाईली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक होस्ट के प्रति ही ये इंटरफेरॉन डेवलप होते हैं, हर जगह ये इंटरफेरॉन डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन पे न्यू टाइप पे क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होता है,
बॉडी सेल्स के अंदर जब भी कोई वायरस एंटर करता है, अगर उस वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है तो उस समय क्या होगा, बॉडी की जो सेल्स होती है वो एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन को डेवलप करती है। वो ग्लाइकोप्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित जो पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन। और ये जो इंटरफेरॉन होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और हाईली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इंटरफेरॉन किसे कहते हो। इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि बॉडी सेल्स के अंदर वायरस के एंटर होने से ये नवदीपित हो जाता है और उसका फॉर्मेशन होता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट के बनते हैं और होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेरॉन। ठीक है, तब ये इंटरफेरॉन किस तरीके से कार्य करता है, मान लो ये वायरल डीएनए है, आरएनए है, ये एक वायरस है, ये इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण फैलाने वाला वायरस है, ये वायरुलेंट वायरस है। ये वायरुलेंट वायरस जो होता है जिसमें आरएनए प्रेजेंट है, जैसे ही किसी होस्ट सेल में या किसी भी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ प्रवेश करने के पश्चात ही क्या करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा अपना, क्योंकि आपको पता है कि वायरस जो होता है कोशिका के बाहर निर्जीव की तरह कार्य करता है, जैसे ही कोशिका में प्रवेश करता है सजीव बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये कोशिका में एंटर करता है, यहाँ पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने लग जाएगी। जब इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने लग जाती है, यहाँ पे रेप्लिकेशन होने लग जाता है, उस समय क्या होता है, सेल्स जो होती हैं उनको प्रेरण मिलता है, उनको इंडक्शन मिलता है, इंड्यूस हो जाती है और वो क्या करती है, इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन करती है, एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, उस होस्ट सेल के प्रति स्पेसिफिक इम्यूनिटी पावर शो करती है। दैट इज कॉल्ड क्या है, ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको स्पेसिफिक रूप से दिखाया है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं। इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि जब भी बॉडी सेल्स के अंदर वायरस एंटर करता है, उस समय क्या होता है, बॉडी की जो सेल्स होती है वो एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, फॉर्मेशन करती है, जिसे आप इंटरफेरॉन कहते हो, जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडक्शन के थ्रू बने जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्स। आपका था ना, फर्स्ट था सॉल्युबल फैक्टर में आपका लाइसोजाइम, सेकेंड था आपका इंटरफेरॉन, थर्ड वन था आपका कॉम्प्लीमेंट्स। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं ये क्या है, ये एक सीरम प्रोटीन है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन। इट इज अ ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, विच सर्कुलेट इन ब्लड in inactive state। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म convert the active form inactive form of complementary protein specific and non-specific immunological mechanism convert the inactive form of complementary protein to the active state and make them to damage membrane of pathogen।
देखो क्या आपने लिखा है, क्या ध्यान से देखो अभी क्या चीज़ मैंने बताई है आप लोगों को। ये है आपका, देखो सॉल्युबल फैक्टर्स आपको अगर याद हो तो हम क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा था एनाटॉमिकल, जिसमें आपने क्या पढ़ा है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड आपने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स थे, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपने कौन कौन से पढ़े हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपने फर्स्ट पढ़ा था टेम्परेचर, पीएच और नेक्स्ट है आपका सॉल्युबल फैक्टर। तो जो आपने टेम्परेचर पढ़ा था कि टेम्परेचर अधिक है कम है, उसके अनुसार माइक्रोब्स जो होते हैं काफ़ी नष्ट हो जाते हैं या सर्वाइव नहीं कर पाते। सेम इस तरीके से पीएच है, बॉडी का पीएच कुछ और होता है, माइक्रोब्स का पीएच कुछ और होता है, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, इसके कारण वो माइक्रोब वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं सॉल्युबल फैक्टर। तो सॉल्युबल फैक्टर में फर्स्ट आपने पढ़ा था लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम आपने पढ़ा कि लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या कार्य करता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है इसमें, तो जिसके कारण क्या करते हैं, ये इजीली जो है माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपने पढ़ा इंटरफेरॉन। व्हाट इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये जब उनका प्रोडक्शन कब होता है, जब किसी भी प्रकार का वायरस आरएनए जब बॉडी के अंदर एंटर करता है उस समय क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन टेक प्लेस। यहाँ पर इंडक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन किसकी तरह कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सीरम है या सीरम प्रोटीन है, ठीक है। ये भी एक इंटरफेरॉन की तरह ही है कि जब भी कोई भी माइक्रोब बाहर से जब एंटर करता है तो क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर जो सीरम पाया जाता है, ये सीरम प्रोटीन पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और जैसे ही कोई माइक्रोब्स वहाँ पर एंटर करता है तो उस समय ये सीरम प्रोटीन जो होता है जब पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। मान लो ये बॉडी के अंदर जब न सीरम प्रोटीन पूरी बॉडी में ये फ्लो हो रहा है, ये इनएक्टिव फॉर्म में फ्लो हो रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में फ्लो हो रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में फ्लो होता रहता है। और जैसे ये इनएक्टिव फॉर्म में फ्लो होता रहता है तो क्या होता है, जब कोई माइक्रोब एंटर करता है उस समय क्या होता है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये प्रोटीन सीरम किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एक्टिव फॉर्म में। और ये जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आता है ये इस माइक्रोब को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो माइक्रोब्स की जो दीवारें होती हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, और उनके डैमेज होने के कारण वो माइक्रोब्स भी पूरा डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सीरम, ठीक है। ये क्या है, सीरम प्रोटीन का ग्रुप है। नेक्स्ट आता है ये जो सीरम प्रोटीन है वे सर्कुलेट इन ब्लड इन अ इनएक्टिव स्टेट। ये पूरी ब्लड के अंदर इनएक्टिव स्टेट के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म प्रदर्शित करता है। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार का ये इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम या इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है इस प्रक्रिया में देखो विशेषता क्या है, ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही कोई माइक्रोब एंटर करता है तो उस समय ये एक्टिव फॉर्म में आके उस माइक्रोब की वॉल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो उसकी वॉल डैमेज होने के कारण वो बैक्टीरिया जो होता है काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में आके वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये एक प्रक्रिया है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन की, जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करती है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया ना फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर है आपका, एनाटॉमिकल में आपने 2 पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था स्किन, एक आपने पढ़ा म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड वन आपने पढ़ा आपका जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो आपके 3 प्रकार के थे। फर्स्ट वॉज टेम्परेचर, सेकेंड वॉज पीएच एंड थर्ड वन वॉज सॉल्युबल फैक्टर। तो अब आपने टेम्परेचर देख लिया, पीएच देख लिया, अब आपने जब सॉल्युबल फैक्टर पढ़ रहे हो तो सॉल्युबल फैक्टर खुद 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। तो लाइसोजाइम जो होता है एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की तरह बिहेव करता है, एंजाइम होता है। नेक्स्ट आता है इंटरफेरॉन, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन ये एक प्रकार का सीरम प्रोटीन होता है, ठीक है। ये तीनों ही फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अब है फैगोसाइटिक बैरियर।
थर्ड वन कौन सा है आपकी, थर्ड इम्यूनिटी कौन सी है आपकी, फैगोसाइटिक। अब है जो आपका फैगोसाइटिक बैरियर्स जो होते हैं, ये फैगोसाइटिक बैरियर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, भक्षण वाले, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर जितने के अंदर लाइसोसोम्स जो होते हैं, ये लाइसोसोम सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, और इन लाइसोसोम्स में क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाता है ना। तो ये एंजाइम क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फैगोसाइटिक्स बैरियर्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम्स जो लाइसोसोम्स जो होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, आपको पता है ना, सुसाइडल बैग होते हैं, जो किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स के एंटर होने पर एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसे आप क्या कहते हो, फैगोसाइटिक बैरियर, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज आपका इन्फ्लेमेटरी बैरियर। कौन सा है आपका, इन्फ्लेमेटरी बैरियर। अब क्या होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर, देखो देखो इन्फ्लेमेटरी बैरियर क्या होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी बॉडी के अंदर मान लो कोई माइक्रोब एंटर कर जाता है, तो हमारी बॉडी पे जैसे मान लो मच्छर ने काटा, तो जब मच्छर वहाँ पर काटता है तो आपने खुद ने देखा होगा हल्की सी वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। या फिर मान लो आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े जानवर ने अगर काटा है, तो उस जानवर के काटने से भी वहाँ पर आपके स्वेलिंग आ जाती है, या वहाँ पर दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना, या वहाँ पर खुजली चलने लगती है। तो ये जो आपकी स्वेलिंग है, पेन है, इचिंगनेस है, ये एक प्रकार के इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स है, जो कि आपको इस तरीके से ये प्रदर्शित करते हैं, आप सचेत हो जाते हैं और आपकी जो बॉडी जो होती है वो वहाँ पर मैक्सिमम एंटीबॉडीज सेंड करके वहाँ पर क्या होती है, इस तरीके के इचिंगनेस को, इस तरीके के पेन को, इस तरीके के मतलब कि ना स्वेलिंग को नष्ट करने का काम करती है। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा कुछ समय बाद मान लो आपकी चींटी को काट जाती है, तो रेड वाली चींटी काटने से आपको मालूम है वहाँ हल्की सी स्वेलिंग आती है, मच्छर के काटने से वहाँ हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है या दर्द होने लग जाता है। तो जब आपके दर्द और स्वेलिंग होती है तो कुछ समय पश्चात वो ठीक भी हो जाती है ना। तो कुछ समय पश्चात जब वो ठीक हो रही है, वो एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी बैरियर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जब वो कोई चीज़ काटती है तो मैक्सिमम सेल्स जो होती हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करके वहाँ पर पाए जाने वाले माइक्रोब्स को नष्ट करने का काम करती है, जिससे कि आने वाली जो स्वेलिंग है या पेन जो होते हैं वो जल्दी से नष्ट हो जाए और वो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स जो होते हैं वो एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म प्रदर्शित करें, ठीक है ना। तो ये आपको सारे डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिए इननेट के, ठीक है। अब आपको अपने आप आ जाने चाहिए सारे इननेट मैकेनिज्म, इननेट बैरियर्स। आप अपने आप बताओगे इननेट डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या आपने पढ़ा है। इननेट जो आपका जो इम्यूनिटी पावर था, वो इननेट इम्यूनिटी पावर जो होते हैं वो 4 प्रकार के बैरियर्स जो होते हैं उनके द्वारा फॉलोअप होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा था, याद है आपको, देखो 4 प्रकार के बैरियर्स थे। जो फर्स्ट आपका जो था वो आपका क्या था, स्किन, या जिसे आप क्या कहोगे, एनाटॉमिकल बैरियर। क्या है वो आपका, एनाटॉमिकल बैरियर। सेकेंड वन आपने पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा है आपका, फिजियोलॉजिकल बैरियर। जो थर्ड वन था वो आपका था फैगोसाइटिक बैरियर, ठीक है। और फोर्थ वन था आपका इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। ये 4 प्रकार के बैरियर थे। किसमें थे ये सारे के सारे, इननेट में, इननेट इम्यूनिटी में, इननेट इम्यूनिटी के बैरियर्स हैं ये, ठीक है। एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। तो फर्स्ट आपने पढ़ा एनाटॉमिकल बैरियर। तो एनाटॉमिकल बैरियर आपके 2 थे, वो था एक था स्किन और एक था आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है।
फर्स्ट वन वॉज स्किन, सेकेंड वन वॉज म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, स्किन जो होती है किसी भी एपिथेलियल सेल की या फिर एपिडर्मल सेल से निर्मित होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा जो होती है आसपास में पाई जाने वाली जो सटी हुई कोशिकाएं जो होती हैं वो पास पाई जाती है, जिसके कारण उनके बीच में क्या नहीं पाया जाता, इंटरसेलुलर स्पेस या गैप नहीं पाया जाता, जिसके कारण कोई भी माइक्रोब एंटर नहीं कर पाता। ठीक है, सेकेंड वन था स्किन के अंदर में केराटिन पाया जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, सेल्स के अंदर माइक्रोब्स एंटर नहीं कर पाते। सेकेंड वन वॉज म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो थी ये क्या कहाँ पाई जाती है, ये आपकी जो है एलिमेंट्री कैनाल में या यूरोजेनाइडल ट्रैक्ट जो होती है वहाँ पर पाई जाती है। तो वहाँ पर जो है ये जो मूत्र नलिका में या फिर वहाँ आपके जो इसमें आहार नाल में पाए जाने वाली जो म्यूकस या श्लेष्मा की झिल्ली जो होती है, जब भी कोई माइक्रोब एंटर कर पाता है तो उस माइक्रोब के एंटर होते ही वहाँ पर जब वो पेनिट्रेट होकर एंटर करना चाहता है तो वो उसे स्टिकअप कर लेती है, उससे चिपका लेती है, जिसके कारण वो माइक्रोब जो होते हैं वो आगे नहीं जा पाते। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर था वो आपका वो 3 टाइप का था। एक था टेम्परेचर, पीएच और सॉल्युबल। ठीक है ना, याद है, टेम्परेचर, पीएच और सॉल्युबल फैक्टर। तो टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिसके कारण माइक्रोब सर्वाइव कर पाते हैं, कई माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते। पीएच भी सेम फॉर्मूला था कि पीएच जो होता है, जिससे गैस्ट्रिक एसिडिटी का जो ना पीएच होता है बहुत लो होता है, जिसके कारण वहाँ पर जो होता है माइक्रोब मैक्सिमम माइक्रोब्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्युबल फैक्टर्स। सॉल्युबल फैक्टर्स आपके कितने थे, 3 थे सॉल्युबल फैक्टर्स। 3 सॉल्युबल फैक्टर्स आपके कौन कौन से थे, लाइसोजाइम, एक है आपका लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन और आपका सीरम प्रोटीन, जिसे आप क्या कहते हो, इस सीरम प्रोटीन का दूसरा नाम क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, ये 3 आपके क्या थे, सॉल्युबल फैक्टर्स से, वो जो कि फिजियोलॉजिकल आपने पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका फैगोसाइटिक। तो फैगोसाइटिक बैरियर के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, और ये लाइसोसोम्स जो होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये फैगोसाइटिक सेल्स की तरह सेल्स का फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, सेल्स का भक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो वो लाइसोसोम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब बन जाता है तो वो फटकर पूरी की पूरी कोशिका का भक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी यानी कि किसी भी प्रकार की बॉडी के अंदर ना जो इचनेस है या फिर आपका पेन है या स्वेलिंग है, वो एक इन्फ्लेमेटरी बैरियर की तरह काम करता है, जिसके कि क्या होता है वहाँ पर मैक्सिमम जो होते हैं एंटीबॉडीज जो होते हैं वहाँ पर जाकर उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो ये आपके चारों बैरियर्स से किसके, इनेट इम्यूनिटी के। ठीक है, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। दूसरा कौन सा है आपका, अडेप्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड वन है आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।